प्रमोद कुमार। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में, त्रिभुज के केंद्र के बारे में। किस तरीके से त्रिभुज के केंद्र को फाइंड आउट किया जाता है और त्रिभुज के केंद्र कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या डेफिनेशन होती है। स्पेशली हम आज डेफिनेशन पे काफी जोर दे के बात करेंगे। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल केंद्रक जो होता है जिसको आप सेंट्रोइड बोलते हो, उसके बाद में परिकेंद्र होता है, सरकम सेंटर जिसको आप बोलते हो, उसके बाद में अंत केंद्र होता है जिसको इन सेंटर बोलते हो, उसके बाद में लंब केंद्र होता है जिसको ऑर्थो सेंटर बोलते हो, फिर आप बहिष केंद्र जिसको एक्स सेंटर बोलते हो। इन सभी का ओवरऑल डेफिनेशन के साथ और ट्रिक्स के साथ किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, इन चीजों को हम आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और एयरफोर्स नेवी के एग्जामिनेशन जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत बार देखा गया है केंद्रक और लंब केंद्र, इन पे बेस्ड क्वेश्चन काफी बार आते रहते हैं। केंद्रक जो होता है वो अगर 2D में नहीं पूछ रहा है तो उसको 3D में, उसको वेक्टर में भी पूछ सकता है। बट लंब के अंदर ऑर्थो सेंटर जो है वो आपको 2D के पोर्शन में ही बहुत बार पूछा जाता है। और जैसे ये पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करने वाले हैं। कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनको टेक्निकली सोल्व कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको डेफिनेशन के बेसिस पे सोल्व करते हैं, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको ऑप्शन जो होते हैं अपने पास, उन ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा के और करेक्ट आंसर की पहचान की जा सकती है, जिससे कि अपना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट एग्जाम में न हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रक की, सेंट्रोइड की। केंद्रक जो होता है उसकी डेफिनेशन में हम यूं कहेंगे कि यह माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है जिसको आप सेंट्रोइड कहोगे। केंद्रक जो है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। देखिए किस तरीके से, आज का जो टॉपिक है उसको बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। यह मान के चले कि आपके पास एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों, जिसके वर्टेक्सेस का नाम है एबीसी। हमें इस ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, इसका केंद्रक फाइंड आउट करना है। तो देखियो, केंद्रक के लिए हम ये कहेंगे कि अगर इस वर्टेक्स ए से एक मीडियन ड्रॉ की जाए, एक माध्यिका खींची जाए। मीडियन क्या होगी, जो इस शीर्ष के, इस वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड है, जो सामने वाली भुजा है, उसके मिड पॉइंट पर आकर इसको कट करेगी इस तरीके से, जिसको मैं डी पॉइंट कह सकता हूं। ये वर्टेक्स ए से साइड बीसी पर एक मीडियन ड्रॉ की गई है, एक माध्यिका खींची गई है। ऐसे दूसरा जो वर्टेक्स है बी, इससे भी मैं जो साइड एसी है इस पर एक माध्यिका खींचूं, और सेम वही काम मैं वर्टेक्स सी से भी करूं। ये तीनों मीडियंस, तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं केंद्रक, जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अगर आपको इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तब आपके पास उस ट्राइंगल के वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये मान के चलें कि इस ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। और अब हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सेंट्रोइड से बनने वाले क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, और सेंट्रोइड आपके 3D में, वेक्टर में भी काफ़ी काम में आने वाला है। तो एक बार फिर समझ लें, सेंट्रोइड होगा क्या, केंद्रक होगा क्या, माध्यिकाएं जो होगी, मीडियंस जो होगी, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, उनका प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा उसको हम सेंट्रोइड, उसको हम केंद्रक कहेंगे। और उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अपने पास है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब देखिए, डेफिनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर सेंट्रोइड की डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप ऑप्शन की हेल्प से भी क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। इसलिए मैं लिखूंगा कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, उसको हम सेंट्रोइड कहेंगे। या फिर यूं लिख दें, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियंस जो होगी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रोइड होता है, केंद्रक होता है।
तो ये बेसिक सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे ये सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सबका डिस्कस करेंगे। फिर आज अच्छे अच्छे काफी क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करने वाले हैं जो यहां से बन सकते हैं डिफेंस के एग्जामिनेशन में। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे मैं लिखूं सर्कम सेंटर, जिसको परिकेंद्र बोलते हैं, और थर्ड नंबर पे लिखता हूं इन सेंटर, जिसको अंतकेंद्र बोलते हैं। इन दोनों की बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार डेफिनेशन बेसिस पे ही आ जाता है। फॉर्मूला बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। अगर डेफिनेशन अच्छे से पता है कि सर्कम सेंटर और इन सेंटर क्या होता है, परिकेंद्र और अंतकेंद्र क्या होता है, तो आप बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी डेफिनेशन के बेसिस पे निकाल सकते हो। तो देखिए सर्कम सेंटर के बारे में अगर मैं कहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। आप कहोगे सर ये क्या कहना चाह रहे हैं, लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु? देखिए, या फिर इस तरफ लिखते हैं, इस तरह से आपके पास ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स एक्स ए, बी और सी है। आप इस ट्राइंगल में ये जो साइड बी सी है, इस BC का लंब समद्विभाजक ड्रॉ करोगे, लंब समद्विभाजक खींचोगे। इंग्लिश में अगर इसको बोले तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें, ये जो साइड BC है, इस BC को बाइसेक्ट करने वाली लाइन और उसी के साथ इस BC पर परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन एक साथ आपको कॉमन देखनी है। अब यहां पर ये जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि अगर हम इसका मिड पॉइंट ढूंढें, लगभग यहां मान के चलें और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो इस वर्टेक्स A पे जाके टच करेगा, ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर आप समबाहु त्रिभुज में ये काम करते हो तो ऑब्वियसली ये जो है वर्टेक्स A पे मिलेगा, बट यहां पर जरूरी नहीं होता है। तो देखिए ये मैंने इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका लंब समद्विभाजक ड्रॉ किया है। ऐसे ही मैं जो साइड AC है, इस साइड AC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो इस साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो वो इस तरह से मिला, और उसी तरह से साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगे। तो ये जो है पॉइंट जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसका सर्कम सेंटर हुआ। सर्कम सेंटर की डेफिनेशन भी कुछ यूं बोल रही है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड्स जो है, उन साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, वो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी को सर्कम सेंटर बोलते हैं। बट अदर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, अदर डेफिनेशन में मैं ये भी कह सकता हूं कि परिवर्त का केंद्र भी सर्कम सेंटर होता है। जिसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आप लिखोगे सर्कम सर्कल सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। परिवर्त का केंद्र या सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, ये यहां पर हम कुछ यूं कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास ट्राइंगल है और आप इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, उसका परिवर्त खींच रहे हो, बाहर की तरफ टच करने वाला वर्त खींच रहे हो, तो उस वर्त का जो केंद्र होगा, उस वर्त के केंद्र को ही हम सर्कम सेंटर कहेंगे, उस वर्त के केंद्र को ही हम परिकेंद्र कहेंगे। अब देखिए एक बात ध्यान से समझना, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि परिकेंद्र, देखो वर्ड में भी छुपा हुआ है, परिकेंद्र, बाहर की तरफ जो वर्त खींचा जाएगा उस वर्त के केंद्र को ही परिकेंद्र बोलेंगे। अब एक बात यहां से
बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही है कि ये जो सी है, ये जो सर्कम सेंटर है, ये जहां भी हो, लेकिन अगर ये इस सर्कल का ही सेंटर है तो रेडियस चाहे यहां से चेक करके देखें, चाहे यहां से चेक करके देखें, और चाहे यहां से चेक करके देखें, रेडियस हमेशा सेम मिलने वाली है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सर्कम सेंटर होता है उसकी तीनों जो वर्टेक्सेस हैं, तीनों जो शीर्ष हैं, उन तीनों वर्टेक्सेस, उन तीनों शीर्षों से डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। और यही प्रॉपर्टी जो है, यही प्रॉपर्टी हमें सर्कम सेंटर फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। आपके पास क्वेश्चन जो होगा सर्कम सेंटर फाइंड आउट करने का, उसमें जो भी ऑप्शन आपके पास है, जो भी ऑप्शन है, उन ऑप्शंस में से उस ऑप्शन का आप चुनाव करो, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करो जो तीनों दिए हुए वर्टेक्सेस से सेम डिस्टेंस पे रहे। अगर आपने उन 4 ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया तो ये मान के चले कि वही आपका करेक्ट आंसर है। सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है, परिकेंद्र निकालना है, तो 2 डेफिनेशन है। देखो ये वाली जो डेफिनेशन थी कि परिवर्त का केंद्र, ये सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, ये वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। और अपने नॉलेज के लिए ये भी जरूरत है कि लंबसम भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु ही सर्कम सेंटर होता है, परिकेंद्र होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। अब देखिए आपको एग्जाम में ये दिया हुआ हो x1 y1, b के कोऑर्डिनेट दिए हुए हों x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट दिए हों x3 y3, और अब आपको ये पॉइंट x और y फाइंड आउट करना है c। तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं AC की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही BC की डिस्टेंस है, और उतनी ही इसको C नहीं लिखकर अगर हम एक बार के लिए O लिख दें, क्योंकि C और C कॉमन हो गया, अदरवाइज यूं करें इसको C रहने दें लेकिन इसको PQR कर दें। ये लीजिए, अगर इसको PQR कर दें तो अब मैं बोल सकता हूं जो डिस्टेंस PC की रहेगी वही डिस्टेंस QC की रहेगी, और सेम वही डिस्टेंस RC की रहेगी। तो यहां पर एक फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हो, देखना, PC इक्वल टू QC इक्वल टू RC, और अगर आप इसका स्क्वायर भी करते हो, स्क्वायर करने से ये जो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है जो आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, उसका ये जो स्क्वायर रूट है वो रिमूव हो जाएगा, और बहुत ही आसानी से आप इस बात को समझ जाओगे कि PC को मैं लिख सकता हूं, PC को x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो रूट था इस स्क्वायर से रिमूव हो गया। ऐसे ही मैं QC को लिख सकता हूं x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, और सेम ऐसे ही मैं RC को लिख सकता हूं x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर। और अब आप क्या करोगे, देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और ये जो x है और जो y है ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा। तो आप क्या करेंगे जो अच्छा ऑप्शन होगा या जो करेक्ट आंसर होगा उसको x और y को यहां पुट करोगे, और इस x और y को यहां पुट करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इसको भी, इधर वाले पार्ट को भी और इस लास्ट पार्ट को भी, तीनों में से कोई भी 2 फॉर्म इक्वेशन, 2 तरीके की इक्वेशन में अगर वो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है तो आप ये मान के चले कि वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए एक यहां पर प्रॉपर्टी है जिसको हम नोट डाल के भी लिख सकते हैं, वो ये है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है या यूं कहें समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हमेशा जो आप सर्कम सेंटर फाइंड आउट करोगे, जो आप परिकेंद्र फाइंड आउट करोगे, वो जो इसका हाइपोटेनस होता है, वो जो इसका कर्ण होता है, उस कर्ण के मिड पॉइंट को ही, कर्ण के मध्य बिंदु को ही आप परिकेंद्र कह सकते हो। इसलिए मैं कहूंगा जो परिकेंद्र होता है वो इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि इस AC का जो मध्य बिंदु है वही परिकेंद्र होता है। ये स्पेशल नोट है कौन से ट्राइंगल में, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल में। समकोण त्रिभुज में जब भी परिकेंद्र निकालने की बात आए तो आप इस बड़ी टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप बस उसका जो कर्ण होगा, उसका जो हाइपोटेनस होगा, उस हाइपोटेनस का मिड पॉइंट फाइंड आउट करें और वही आपका परिकेंद्र, वही आपका सर्कम सेंटर मिलेगा। और मैक्सिमम देखा गया है कि क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ही देखने को मिलता है।
इसलिए ये नोट डाल के ये भी ध्यान में रखें। तो इस तरीके से हमने बात की सरकम सेंटर की। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सरकम सेंटर को समझने के लिए दो तरीके की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। सबसे पहले डेफिनेशन कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, या फिर यूं कहें लंबसम द्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। उसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका नाम ही है परिकेंद्र, सरकम सेंटर। इट मींस जिस भी ट्राइंगल का आप परिकेंद्र फाइंड आउट करना चाह रहे हो, जिस भी ट्राइंगल का आप सरकम सेंटर फाइंड आउट करना चाह रहे हो, उस ट्राइंगल के चारों तरफ टच करते हुए एक वर्त खींचे, यानी कि परिवर्त खींचे, यानी कि सरकम सर्कल खींचे। और उस परिवर्त का जो सेंटर होगा, उस परिवर्त का जो केंद्र होगा, उस सरकम सर्कल का जो केंद्र होगा, वो ही केंद्र हम परिकेंद्र के लिए बोलते हैं, वो ही परिकेंद्र होता है। इस इतनी जो डेफिनेशन है, इसकी हेल्प से हमने फॉर्मूला जनरेट किया, इसकी हेल्प से हमने ट्रिक जनरेट की है। जिस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो भी सरकम सेंटर मिलेगा वो तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे रहेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे रहेगा तभी तो आपको रेडियस से मिलेगी, और रेडियस से मिलेगी तभी तो वो सरकम सर्कल का सेंटर माना जाएगा। इसीलिए ये जो डेफिनेशन है ये बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम में आती है, और ये जो नोट है ये स्पेशली ट्रिकी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए काम में आती है। टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखना थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे, इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है। अगर आपने परिकेंद्र बहुत ही अच्छे से समझ लिया तो अंतः केंद्र समझने में कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। अंतः केंद्र के लिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक ट्राइंगल इस तरीके से लिया जाए ABC, इस बात को बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। देखो इस ट्राइंगल में जो A है इसके कोऑर्डिनेट में x1 y1 मान सकता हूं, और B के कोऑर्डिनेट x2 y2 मान सकते हैं, और C के कोऑर्डिनेट x3 और y3 मान के चलते हैं। अब देखिए आपको ये जो एंगल A दिखाई दे रहा है, ये एंगल कितने भी डिग्री का हो, बट इसका एंगुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। इस कोण का कोण समद्विभाजक आपको खींचना है जो कि इसको बीच से काट के जाए। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां पर जो मिलेगा जिस पॉइंट पे वो पॉइंट इसका मिड पॉइंट ही हो, ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, समबाहु त्रिभुज के केस में ऐसा हो सकता है। तो देखिए ये सपोज करे कि यहां आके इसको काट गया तो एंगल को बाइसेक्ट करके चला गया। ऐसा ही काम आप इस एंगल बी के साथ भी करोगे, एंगल बी को भी बाइसेक्ट करके जाने वाली ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे, और ऐसा ही काम आप सी के साथ करोगे। यानी तीनों जो एंगल हैं, तीनों एंगल के बाइसेक्टर समद्विभाजक आपने खींचे, और वो जहां पर आके मिले उसी को हम बोलेंगे इन सेंटर, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है कि अंतः के अंदर इन सेंटर क्या होता है, जो एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं, जो कोण समद्विभाजक होते हैं, उन कोण समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, उस प्रतिच्छेद बिंदु को ही अंतः के अंदर, उसी को इन सेंटर कहेंगे। अब देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए अपने पास टेक्निक क्या रहेगी, अपने पास फॉर्मूला क्या रहेगा, इसकी भी दो तरीके की डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, या फिर यूं बोल दें इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। अब देखिए इसकी दूसरी डेफिनेशन पे डिस्कस करें उससे पहले इसका फॉर्मूला समझे। देखो छोटी क्लास में जब आप हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ते थे तो हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आप एस फाइंड आउट करते थे। एक बार बेसिक पे चर्चा करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप भी कह सकते हैं। आपने ये देखा उस वक्त कि ये स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c क्या होती थी, उस ट्राइंगल की साइड्स होती थी। बिल्कुल सही है। तो ये कैसे पता करते हैं कि स्मॉल a कौन सी साइड है, स्मॉल b कौन सी साइड और स्मॉल c कौन सी साइड है। इसके लिए देखिए
ये जो कैपिटल ए है इसका मतलब एंगल ए, और स्मॉल ए का मतलब अपोजिट साइड ऑफ कैपिटल ए, यानी ये जो एंगल है इसके अपोजिट साइड जो बीसी है, इस बीसी का ही नाम हम स्मॉल ए रखते हैं। ऐसे ही ये जो कैपिटल बी है, इस कैपिटल बी के जो सामने वाले साइड है जिसको एसी बोलते हो, उस एसी का ही नाम स्मॉल बी होता है, और ऐसे ही उस ए बी का नाम स्मॉल सी होता है। इसलिए इसके फॉर्मूला को समझने के लिए देखिए, इसको मैं स्मॉल ए लिख सकता हूं, इसको मैं स्मॉल सी लिख सकता हूं, और इसको स्मॉल बी लिख सकता हूं। अब देखिए फॉर्मूला जो है इन सेंटर का कैसे बनता है। आप सबसे पहले ये ए के साथ स्टार्ट करोगे, ए के सामने x1, बी के सामने x2, सी के सामने x3, तो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अगर ये वाली बात आपको समझ में आ गई तो y के लिए भी ऐसा ही काम करेंगे, ay1 by2 cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये आपको इन सेंटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मिल गया। इसका मतलब आप ये समझ रहे हो, ध्यान से गौर करना इस बात पर कि किसी ट्राइंगल का अगर आपको इन सेंटर फाइंड आउट करना है तो आपके पास तीनों वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट होने चाहिए और उसके साथ साथ तीनों साइड्स भी पता होनी चाहिए। आप ये कहोगे सर साइड्स पता नहीं हो तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि अपने पास कोऑर्डिनेट तो हैं। कोऑर्डिनेट है तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र की सहायता से हम साइड्स पता कर सकते हैं। आइडिया बिल्कुल सही है, साइड्स पता करोगे, लेकिन पहले जब आप इस तरीके से साइड्स फाइंड आउट करोगे, आफ्टर देन आप कोऑर्डिनेट और साइड्स को यूज करके फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्वेश्चंस में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए एग्जामिनर जो है वो या साइड्स और कोऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन से आपको इनडायरेक्टली हिंट देगा जिससे कि साइड्स पता चल जाए, अदरवाइज क्वेश्चन टाइम लगता है अगर आप कोऑर्डिनेट की हेल्प से साइड फाइंड आउट करोगे और साइड को फिर अप्लाई करके जब आप इन सेंटर निकालोगे। इसके दूसरी डेफिनेशन की चर्चा भी करते हैं कि इन सेंटर क्या होता है। देखिए अंतःवर्त का जो केंद्र होगा उसको ही इन सेंटर कहेंगे। जैसे परिवर्त में क्या कह रहे थे, सॉरी परिकेंद्र में क्या कह रहे थे, परिवर्त का जो केंद्र है उसको परिकेंद्र बोल रहे थे, तो हम अंतःवर्त का जो केंद्र है उसको अंतः केंद्र बोलेंगे। अगर मैं इसको लिखूं सेंटर ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल जो होगा अंदर वाला जो सर्कल होगा उसका सेंटर होगा, उसी को हम इन सेंटर कहेंगे। देखो इसको भी फिगर के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे अपने पास ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल पे मैंने अंदर की तरफ एक सर्कल ड्रॉ किया। उस सर्कल का जो सेंटर होगा उस सेंटर को ही इन सेंटर कहेंगे, अंत के अंदर कहेंगे। आप कहोगे सर फॉर्मूला हमें फर्स्ट डेफिनेशन से ही पता चल गया तो फिर इस दूसरी डेफिनेशन की क्या जरूरत पड़ गई। देखिए जब स्ट्रेट लाइन आप पढ़ोगे ये बहुत ही खास बात है, इसको नोट डाल के लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन जब आप पढ़ोगे तो क्या करेगा, क्वेश्चन बनाने वाला बहुत ही टेक्निकली क्वेश्चंस को बनाएगा। वो ए और सी के कोऑर्डिनेट नहीं देगा, बात को गौर से सुनना, वो ए और सी के कोऑर्डिनेट नहीं देकर साइड जो ए सी है उसकी इक्वेशन दे देगा। ऐसे साइड ए बी की इक्वेशन और ऐसे साइड बी सी की इक्वेशन। तो you have the equation of all sides of a triangle ABC, then he asks you find the in center of this triangle। तो अब आप उस ट्राइंगल का इन सेंटर किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, सोचें। आपके पास तीनों साइड्स जो हैं उन तीनों साइड्स की इक्वेशन है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है और अब आपको इन सेंटर फाइंड आउट करना है। अगर आपके दिमाग में कुछ इस तरीके का आइडिया चल रहा है कि सर अगर अपने पास साइड्स हैं तो उन साइड्स को सोल्व करवा के पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, इन साइड्स को इंटरसेक्ट करके इन साइड्स को सोल्व करके पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और ऐसे ही इन साइड्स को इंटरसेक्ट करके पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने में मैक्सिमम 10-15 मिनट भी लग सकती है और मिनिमम 5 मिनट आराम से लगेगी। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको ऑप्शन पे ट्राई करना होता है। देखिए वो जो साइड जो भी है इस तरफ जो इक्वेशन है उसको मैं बोल देता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहां पर x1 और y1 कह देता हूं।
इसके लिए बोल देता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और ये भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस तरह से आपको साइड दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन इस साइड से जितनी डिस्टेंस पे है उतनी ही डिस्टेंस पे इस साइड से भी है और उतनी ही डिस्टेंस से थर्ड साइड पे भी है। इसलिए आप ऑप्शन में से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे जो तीनों साइड से सेम डिस्टेंस पे हो, और तीनों साइड से सेम डिस्टेंस पे होने वाला ऑप्शन को ही आप करेक्ट कर दोगे, वही इन सेंटर है। क्योंकि इन सर्कल जो होता है, इन सर्कल का सेंटर पॉइंट ही इन सेंटर होता है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन जो टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे उसमें दूसरे टाइप की डेफिनेशन आपको यूज करनी है, और जो सिंपल क्वेश्चन होगा उसमें सिंपल टाइप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास फॉर्मूला बना हुआ है, जिस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वेश्चन करते हो। बट थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो यहाँ पर इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर साइड का डिस्कशन हो गया, इस साइड्स का और लाइन का डिस्कशन हो गया, इसलिए इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक में। यहाँ पर एक बार इतना ही समझ के आप काम चला सकते हो। तो देखिए इसके बाद अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लंब के अंदर पर, ऑर्थो सेंटर पे। देखो ऑर्थो सेंटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ऑर्थो सेंटर, जिसपे काफी अजीबोगरीब तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और वहां पर कोई फॉर्मूला कोई टेक्निक काम नहीं करती है। बस बिल्कुल बेसिक जिसको पता है, जिसको डेफिनेशन पता, वो अपनी डेफिनेशन के बेसिस की हेल्प पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो देखिए फोर्थ, या यूं कहें, हाँ फोर्थ हम कहेंगे लंब के अंदर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन में आपको ये लिखना है कि ट्राइंगल जो होता है, मैं अगर यूं लिखूं ट्राइंगल ए बी और सी, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इस ट्राइंगल ABC के वर्टेक्सेस से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बात पे गौर करना है इस बार, ओनली परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोल रहा हूं। ओनली परपेंडिकुलर, या यूं कहूं लंब खींचेंगे। यहां से जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जरूरी नहीं है कि ये इसके मिड पॉइंट पे आके कट करे, बस जरूरी इतना ही है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसे ही अगर यहां ड्रॉ करूं तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला, और इस वर्टेक्स से इस सिर से ड्रॉ करूं तो भी 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला। तो ये जो तीनों परपेंडिकुलर हैं, ये तीनों जो लंब मैंने खींचे हैं, इन सब का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, उसी को लंब के अंदर बोलते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम लिखें, या यूं कहूं, सभी लंब का प्रतिच्छेद बिंदु, या यूं कहूं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर्स जो होंगे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर होता है। अब देखिए अलग अलग बुक्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने की अलग अलग ट्रिक, अलग अलग फॉर्मूला बताया जाता है, लेकिन जिसको ये डेफिनेशन अच्छे से पता है कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, लंब के अंदर होता क्या है, उसको किसी भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। कैसे, देखना, आपको जब ये पता है कि ये लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, ये परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो फिर आपके पास अगर तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं, बात पे गौर करना, अगर आपके पास तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं तो आप क्या करोगे, आपने ये जो लंब खींचा, इतना आपको पता है कि इस लंब का जो स्लोप है, इसका जो ढाल है, और इस BC का जो स्लोप है, ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये बात अच्छे से क्लियर हो रही है। ठीक वही काम इस तरफ भी चल रहा है। ये जो साइड AC है और ये जो OB है, या OB इतनी मानी जाएगी, OB को एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये भी एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इट मीन्स द स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू -1। याद आ गई कंडीशन? ये आप 11th क्लास से यूज करते आ रहे हो, इसलिए मैं ये लिखूं ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए ये जो ऑर्थो सेंटर है ये x और y है, ये मान के चले। तो देखिए अगर मैं ये लिखूं
स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ OA इक्वल टू -1। तो आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है तो तीनों के जो ढाल हैं, सॉरी दोनों के जो ढाल हैं उनको गुणा करने पर, उनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर -1 देगा। तो आप बताएं स्लोप ऑफ BC कैसे फाइंड आउट करेंगे जब यहां तक पहुंच गए? तो आप कहोगे सर y3 - y2 अपॉन x3 - x2। वेरी सिंपल, y3 - y2 अपॉन x3 - x2 ओके इनटू स्लोप ऑफ OA कैसे फाइंड आउट करोगे? OA का जो स्लोप है वो आप लिख सकते हो y - y1 अपॉन x - x1। इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल टू -1। ये जो आपके पास इक्वेशन बनी एक, इस इक्वेशन में आपके पास गिवन एंट्रीज क्या क्या रहेगी? आपके पास y3, y2, x3, x2 गिवन एंट्रीज रहेगी क्योंकि ये जो है दिए हुए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही हैं। फिर इस तरफ आपके पास y1, x1 ये भी गिवन एंट्री रहेगी, यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू होगी, बट इस y और x की आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये y और x ही तो आपको फाइंड आउट करना है। अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तब आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो रहा है कि जो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे उन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जो भी होगा उसको यहां पुटअप करने से और सोल्व करने पर -1 आंसर देगा। अच्छे से क्लियर है बात? ऐसे ही मैं सेम कंडीशन यहां भी यूज कर सकता हूं, स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ OB इक्वल टू -1 ऑल्सो। तो देखिए स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ OB इक्वल टू -1 और AC का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलोगे? y3 - y1 अपॉन x3 - x1, y3 - y1 अपॉन x3 - x1 इंटू यहां पर आप बोलोगे y2 - y अपॉन x2 - x, y2 - y अपॉन x2 - x इक्वल टू -1 और यहां पर भी आप ऑप्शन से वैल्यू रखोगे इस y और इस x की जगह पर क्योंकि बाकी जो वैल्यूज हैं वो आपके पास एंट्रीज में गिवन रहेगी। आप कहोगे सर यहां तो आपने y - y1 रखा और इस तरफ y को इधर लेके आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ऐसा करने से जो नेगेटिव साइन आएगा वो इधर भी तो आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर में इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपके पास दो इक्वेशन है, ऐसे ही आप एक इक्वेशन और बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ OC इक्वल टू -1, बट इसकी जरूरत नहीं रहेगी। दो इक्वेशन आप जनरेट करोगे और आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाओगे इन दोनों में इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाने से जो आंसर इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए इसमें भी नोट डालने वाली बात क्या है? इसमें नोट डालने वाली बात यह है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज हो गया और उसके लंब के अंदर की उसके ऑर्थो सेंटर की बात करें तो जिस पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है, जिस बिंदु पर समकोण बन रहा है उसी को हम ऑर्थो सेंटर, उसी को हम लंब केंद्र बोलेंगे, इसलिए ये ही लंब केंद्र हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपने ये देखा कि लंब केंद्र, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक ये सब क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके साथ साथ ही इनको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। इसके बाद अपने पास एक तो एक्स सेंटर बचा है, बहिष्केंद्र बचा है और उसके बाद बचा है लोकस, बिंदुपथ। जैसे ये टॉपिक हो जाते हैं उसके बाद अपना जो पॉइंट चल रहा था वो पॉइंट फिनिश माना जाएगा। हम इस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो रहेंगे इसके और जो दो सेंटर्स अपने बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आज के लिए आप इस डेफिनेशन को और इस फॉर्मूला को अच्छे से देखें और आपकी सीट्स में जो क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सोल्व करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।